दोस्तों, महाभारत की गाथाएं तो आप सभी ने सुनी होंगी। महाभारत में एक किरदार था द्रौपदी का। जब अर्जुन स्वयंवर में द्रौपदी को जीत लाता है और जीतकर अपनी माँ के पास लेकर आता है और माँ से कहने लगता है कि माँ, आज हम भिक्षा में एक ऐसी वस्तु लेकर आए हैं जिसे देखकर आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगी। माँ बिना कुछ देखे ही उनसे कह देती है कि अपने पांचों भाइयों में बराबर में बांट लो। जब ये पूरा मामला पांचों भाई वहाँ पर सुन रहे होते हैं तो पांचों भाई खड़े खड़े कांपने लगते हैं और जो युधिष्ठिर होते हैं वो अपनी माँ से कहने लगते हैं कि माँ, तुमने ये क्या कह दिया, हम इसको कैसे बांटें। आपका जो वचन होता है हमेशा सत्य होता है, लेकिन इसको हम कैसे बांटें। फिर माँ कहती है कि तुमने बहुत ही गलत काम किया है, तुमने इसको एक वस्तु बताया है, अब इसे बांट कर दिखाओ। फिर उसके बाद जो पांचों पांडव होते हैं, पांचों पांडवों की वो द्रौपदी पत्नी बन जाती है। पांचों पांडव उसके साथ रहने लगते हैं और पांचों पांडवों के ही बच्चे द्रौपदी से पैदा होते हैं और फिर द्रौपदी की वजह से ही महाभारत युद्ध होता है। दोस्तों, आज की घटना में भी एक पत्नी पांच पतियों के साथ रहती है, जिसमें पहले 4 पतियों को तलाक दे देती है और 5वें पति से शादी कर लेती है। शादी के बाद उसका एक 11 साल का बच्चा भी हो जाता है। 11 साल उसकी शादी को बीत जाते हैं, लेकिन अचानक उसे सबसे पहले वाले पति पर प्यार आने लगता है और उसके साथ वो संबंधों में आ जाती है। जब इस सब के बारे में पति को पता चलता है, जो 5वां होता है, फिर होता है वहाँ पर इतना बड़ा कांड, उसके बेटे की और खुद पत्नी की चली जाती है जान। दोस्तों, अगर पूरा मामला आप भी सुनेंगे तो एक बार के लिए आप दंग हो सकते हैं, आप अपने कानों पर विश्वास भी नहीं करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश के इंदौर की घटना है। यहां पर एक शारदा नाम की लड़की, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है, माता पिता को लगने लगता है कि अब इसकी शादी कर दी जाए। तो शादी के लिए उसके लिए पड़ोस में ही एक लड़के को देख लिया जाता है, जिसका नाम कुलदीप होता है, जो बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला होता है, बहुत ही ज़्यादा रसूखदार होता है। अब उसका रसूख देखकर घर वाले भी खुश हो जाते हैं, इधर शारदा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शादी करके शारदा अपने पति कुलदीप के घर पहुंच जाती है। लेकिन जो कुलदीप का रवैया होता है वो एक अय्याश टाइप का रवैया होता है। वो तरह तरह की लड़कियों को अपने घर लाता और पैसे लौटाकर उन्हें वापस भेज देता। कई बार शारदा के साथ मार पिटाई भी करता, शारदा से ज़्यादातर दूर रहता, उससे प्यार प्रसंग इतना नहीं करता। शारदा भी परेशान होने लगती है, लेकिन कई बार वो सोचती है कि इसके पास बहुत ज़्यादा धन है, क्यों ना तो इसके पास ही खुश रहे। कुछ दिन तक तो ऐसे ही चलता है, लेकिन कुछ दिन के बाद उसकी हरकतों को देखकर शारदा इतनी परेशान हो जाती है और परेशान होकर उससे तलाक ले लेती है। सन 2004 में इसकी शादी होती है और सन 2006 में इससे तलाक ले लेती है। यानी 2 साल इसको झेलती है, 2 साल के बाद तलाक ले लेती है। तलाक लेकर अपने घर आ जाती है। अब घर पर आने के बाद माता पिता को लगने लगता है कि अब ये लड़की घर पर कैसी बैठी रहेगी। फिर उसकी दूसरी शादी कर दी जाती है। सन 2008 में उसकी दूसरी शादी होती है और जिस व्यक्ति से शादी होती है उसका नाम शांता होता है। जो शांता होता है वो ना तो ज़्यादा धनवान होता है और ना ही साहूकार होता है, वो तो बस एक साधारण परिवार का व्यक्ति होता है, जिसके पास अब शारदा का मन नहीं लगता, शारदा का मन टूटने लगता है। इधर जो कुलदीप होता है वो दोबारा शारदा से कांटेक्ट करता है और उससे कहने लगता है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दे, मैं तुम्हारे साथ दोबारा रहना चाहता हूँ, तुम इसे तलाक दे दो, वापस मेरे पास आ जाओ। अब शारदा को भी लगने लगता है कि क्यों ना मैं दोबारा से रसूखदार पति के पास पहुंच जाती हूं, इस पति को तलाक दे देती हूं। फिर उसके कहने पर अपने जो दूसरे वाला पति होता है शांता, उसको तलाक दे देती है और तलाक देने के बाद जैसे ही कुलदीप के पास आने का प्रयत्न करती है, कुलदीप उसे साफ मना कर देता है, उसे अपनाने से मना कर देता है। अब शारदा टूट जाती है, टूटकर फिर अपने घर रहने लगती है। फिर तीसरे व्यक्ति से शादी करती है। तीसरे व्यक्ति से शादी करने के बाद कुछ दिन के बाद ही उससे भी उसकी बात बिगड़ जाती है। फिर उसे भी छोड़कर अपने माँ बाप के घर पहुंच जाती है। माँ बाप भी बेटी की हरकतों से भी परेशान होने लगते हैं। वो कहने लगते हैं कि तेरे भाग्य में ही कुछ ऐसा लिखा है। फिर एक
चौथे लड़के से भी उसकी शादी हो जाती है और चौथे लड़के की बीमारी के वजह से मौत हो जाती है। शारदा फिर अपने माँ बाप के घर अपने मायके पहुंच जाती है। माँ बाप को भी लगने लगता है कि शारदा शायद तेरे जीवन में, तेरे भविष्य में पति का सुख लिखा ही नहीं है, इस वजह से बार बार तुम्हारी शादियाँ टूट जाती हैं। अब शारदा भी रोने लगती है और फिर पड़ोस के ही गांव में 2011 में एक मंगेश नाम का लड़का मिल जाता है। 5वीं शादी मंगेश से हो जाती है और शादी होने के बाद वो बड़े ही अच्छे से अपने घर पर रहते हैं और लगभग 10 साल का समय बीत जाता है। इस 10 साल के अंतराल में उनको एक बेटा भी हो जाता है। सन 2022 का समय आ जाता है जब बेटे की उम्र 11 साल हो जाती है। इधर कुलदीप की निगाहें फिर शारदा पर एक दिन पड़ जाती हैं और शारदा की खूबसूरती को देखकर फिर से वो मोहित हो जाता है और शारदा का नंबर कहीं से ले लेता है। फिर शारदा के पास फ़ोन करने लगता है और उससे कहने लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। इस पर शारदा उसे साफ मना कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, लेकिन फिर बहुत ही अच्छे तरह से उससे विनती करता है, जिस विनती को सुनकर शारदा भी मान जाती है और लगातार फ़ोन से उससे बातचीत करती रहती है। एक दिन का वाक़या होता है जब शारदा बातें कर रही होती है तभी उसका पति मंगेश वहाँ पर पहुँच जाता है। मंगेश उससे कहने लगता है कि तुम किससे बातें कर रही हो। शारदा कहने लगती है कि ये हमारी रिश्तेदारी में से है। उसके बाद जो कुलदीप होता है वो मंगेश से बातचीत करता है और कहता है कि तुम्हें हमारे घर पर खाने के लिए आना होगा और उन्हें अपने एक फार्म हाउस पर बुला लिया जाता है और फार्म हाउस पर जब वो पहुंच जाते हैं तो शराब की पार्टी होती है। जो मंगेश होता है और कुलदीप होता है जमकर शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद जो मंगेश होता है वो वहीं पर सो जाता है। इधर जो मंगेश की पत्नी होती है शारदा, वो अपने पहले पति कुलदीप के पास पहुंच जाती है और उसके साथ संबंध बनाने लगती है। इधर जो मंगेश होता है उसकी आंखें खुल जाती हैं और आंख कि मेरी पत्नी तो मेरे बेड पर है ही नहीं। उसे बाहर जाकर देखता है तो दूसरे कमरे में जब वो नज़ारा देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और एकदम से ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। कुलदीप वहाँ से फरार हो जाता है। इधर जो मंगेश का गुस्सा है वो 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। वो अपने पत्नी के गले को दबाने लगता है और तब तक उसके गले को दबा कर रखता है जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते। इधर जो 11 साल का उनका बच्चा होता है जिसका नाम आकाश होता है, वो भी अपनी माँ को बचाने के लिए अपने पापा के हाथों को खींचता है। इधर पापा इतना बेरहम हो जाता है, माँ को छोड़कर अपने बच्चे के गले को दबाने लगता है और तब तक दबा कर रखता है जब तक बच्चे की मौत नहीं हो जाती। दोनों को तड़पा तड़पा कर वहीं पर मौत के घाट उतार दिया जाता है और फिर तुरंत ही मंगेश कुलदीप के पास फ़ोन करता है और उससे कहने लगता है, कुलदीप से कहने लगता है कि तुम्हारी पत्नी मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दी है, मैंने उसे सदा सदा के लिए अपने जीवन से निकाल दिया है। जब ये बात कुलदीप सुनता है तो कुलदीप तुरंत ही वापस वहाँ पर आकर देखता है तो वहाँ का नज़ारा देखकर उसकी आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं। तुरंत ही पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस मौके पर पहुँच जाती है। जो मंगेश होता है वहाँ से फरार नहीं होता, वहीं खड़ा होता है। पुलिस जब आ जाती है दोनों डेड बॉडियों को अपने कब्जे में लेकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर मंगेश से जब बातचीत की जाती है तो मंगेश अपना जुर्म कबूल कर लेता है और कहने लगता है कि मुझे कोई अफसोस नहीं है, मेरी पत्नी ने मेरे साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है और धोखे की सज़ा तो इससे भी बड़ी हो सकती है। मैंने तो इसको कम सज़ा दी है, अगर इससे भी बड़ी मैं इसे सज़ा दे पाता तो वो भी इसके लिए कम होती। पुलिस तुरंत ही एक्शन मोड में आती है और उसके खिलाफ तमाम धाराएं लगाकर उसे जेल के अंदर भेज देती है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल कि तुमने अपने 11 साल के बच्चे को क्यों मौत के घाट उतार दिया। इस पर वो पति कहने लगता है कि वो बच्चा अपनी माँ को बचाने के लिए आ रहा था और जब वो बचा रहा था तो मेरा गुस्सा इतना बढ़ चुका था, फिर मैंने पहले अपने बच्चे को ही मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर आपको किसकी ज़्यादा कमी लग रही है? दोस्तों एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाई डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।